तो गाइज आई वेलकम बैक यू ऑल वंस मोर। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन 1558 से लेकर 1603, ये इनका टाइम पीरियड रहा। तो क्वीन एलिजाबेथ वन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको हेनरी सेवन के बारे में बताना चाहता हूँ। हेनरी सेवन 1485 से लेकर 1509। देखिए, हेनरी सेवन का एक बेटा था जिसका नाम था हेनरी द एट्थ। हेनरी द एट्थ, भाई हेनरी द एट्थ काइंड ऑफ ए वुमेनाइजर, और ये भी बोल सकते हैं कि उसको बेटे का बड़ा ही मोह था अपने वंश का। तो इसने लगभग 6 शादियां की, और 6 शादियों से इनको सिर्फ एक ही बेटा हुआ, और 2 बेटियां थी जिनका नाम था मैरी वन और एलिजाबेथ वन। एलिजाबेथ वन का जो एज है, मतलब एज ऑफ एलिजाबेथ वन को हम गोल्डन एज कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लीजिए हम बात करते हैं हेनरी एट्थ की शादियों की। तो पहली शादी थी, इनकी पहली शादी थी कैथरीन ऑफ एरेगन। कैथरीन ऑफ एरेगन से शादी होने के बाद इनको एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम है मैरी वन। और मैरी वन के बारे में बताया जाता है कि मैरी वन और उसकी मदर कैथरीन ऑफ एरेगन, ये दोनों ही कैथोलिक मतलब कैथोलिसिज्म में बिलीव करते थे। और मैरी वन को एक नाम दिया गया था ब्लडी मैरी, बिकॉज शी वॉज ए काइंड ऑफ ए क्रूअल लेडी। उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट को एग्जीक्यूट किया और बहुत ज़्यादा खून खराबा करवाया, तो इस कारण से इसको एक पेट नेम मिला, ब्लडी मैरी। फिर कैथरीन ऑफ एरेगन कोई बच्चा, मतलब कोई लड़का नहीं दे पाई, जिसके कारण हेनरी द एट्थ ने उसके साथ डाइवोर्स कर लिया और अपनी शादी को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, मतलब बेकार और व्यर्थ। उसके बाद हेनरी द एट्थ ने एन बोलेन को डेट किया और शादी कर ली। और शादी करने के बाद इनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो है एलिजाबेथ वन। और एलिजाबेथ वन के ही बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लीजिए, बिना किसी समय को बर्बाद किए, लेट अस बिगिन। देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन 1558 टू 1603। देखिए, कैथरीन ऑफ एरेगन की जो बेटी थी मैरी वन, जिसका लगभग भाई 4-5 साल उसने राज किया 1553 से लेकर 1558। उसके बाद जो राज आता है, जो मतलब जो शासन आता है, वो है क्वीन एलिजाबेथ वन। और ये कहा जाता है कि अब तक का सबसे गोल्डन पीरियड था ये, और जिसके अंदर अगर हम इससे बात करते हैं, इससे पहला जो एरा था वो था एज ऑफ रिवाइवल, जिसके अंदर बहुत कम, मतलब उसको बैरननेस भी बोलते हैं, एज ऑफ बैरननेस या एज ऑफ डार्क। वाई? बिकॉज क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। सब जो जितने भी राइटर थे या जो दरबारी पोइट थे, दरबारी राइटर थे, वो लगभग सभी पहले तो 100 ईयर्स ऑफ वॉर में बिजी थे। उसके बाद 30 ईयर्स ऑफ वॉर, जिसको वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है, उसमें बिजी थे। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन था मार्टिन लूथर के द्वारा जो शुरू किया गया था, वो भी काफ़ी अपने चरम पे था इसी एरा के अंदर। पीपल डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू राइट, ठीक है, सो दैट दे वुड हैव ए प्रॉपर फोकस ऑन द राइटिंग। लोगों के पास इतना समय ही नहीं था, लोगों के पास इतना सोच नहीं थी कि भाई हम अपना समय राइटिंग पर लगाएं, जिस वजह से एज ऑफ रिवाइवल को हम बैरननेस या एज ऑफ डार्कनेस का नाम देते हैं। उसके बाद एक समय आता है जब एलिजाबेथ वन 1558 पर गद्दी पर बैठती है, और जो ये वक्त था, इस वक्त के बाद इंग्लैंड का एक सुनहरा वक्त, सुनहरा टाइम शुरू हो गया। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल बातें बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कंटिन्यू। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। देखिए, एलिजाबेथ वन रूल्ड एज अनमैरिड फीमेल मोनर्क। एलिजाबेथ वन के बारे में ये बात समझिए कि वो एक अनमैरिड फीमेल मोनर्क थी, क्वीन थी इंग्लैंड की। और इंग्लैंड के साथ साथ आयरलैंड की वो क्वीन रही। और उनको अनमैरिड होने के कारण उन्होंने बहुत सारा नाम कमाए, जैसे वर्जिन क्वीन, ग्लोरियाना, गुड क्वीन, बेस। ये सारे के सारे नाम क्वीन एलिजाबेथ वन के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये याद रखिए, मैं रिपीट करता हूँ, द वर्जिन क्वीन, ग्लोरियाना एंड द गुड क्वीन, बेस। सेकेंड पॉइंट, एज is named after the reign of the last Tudor monarch of England, Queen Elizabeth I.
देखिए ट्यूडर जो डायनेस्टी चली आ रही है उसमें लास्ट जो मोनक था, जो लास्ट जो शासक था वो क्वीन एलिजाबेथ वन ही थे, जिन्होंने 1558 के अंदर शुरू किया और 1603 के अंदर वो मर गए, शी गॉट एक्सपायर्ड। तो इस प्रकार से ये टाइम पीरियड काफ़ी गोल्डन एज काल कहा जाता है इसको। तो देखिए पेज नंबर 5 के अंदर पॉइंट नंबर 3 पर देखते हैं, देर आर सर्टन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस एज के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ ऐसी मतलब इस जो एरा के अंदर ऐसे कुछ विशेषताएं थी जिसने एलिजाबेथ वन के एज को गोल्डन एज का नाम दिया। तो विच डेवलप ड्यूरिंग एलिजाबेथ रेन एंड कंटिन्यूड फॉर सम ईयर आफ्टर हर डेथ इन 1603। देखिए एलिजाबेथ की मौत के बाद उसकी डिमाइस के बाद भी उसका जो ये जो डेवलपमेंट जो उसने शुरू किया था, जो एक उसने पाइनियर किया था, जो उसने इनिशिएट किया था एलिजाबेथ वन ने, वो कुछ समय के बाद भी, उसके मरने के बाद भी चलता रहता है। और एलिजाबेथ वन वॉज क्वीन ऑफ इंग्लैंड आयरलैंड। याद रखिए एलिजाबेथ वन जो थी वो क्वीन थी इंग्लैंड के साथ साथ आयरलैंड की भी, ठीक है। और 1558 से लेकर 1603 ये टाइम पीरियड याद रखिए। यूजीसी नेट के एग्जाम में मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जो राइटर इस समय के दौरान पैदा हुए, तो ये सब याद रखिए। सो इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द एलिजाबेथन पीरियड। रिमेंबर दिस। 5th पॉइंट देखिए, इंग्लैंड फेल्ट दैट एलिजाबेथ वन इज illegitimate here since her mother Anne Boleyn marriage to Henry VIII was never accepted by Catholic Church। देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अराउंड 1432 याद रखिए 1432 के आसपास हेनरी द एट्थ ने चुपचाप मतलब प्राइवेटली शादी करता है वो एन बोलेन से, और एन बोलेन से शादी करने के बाद वो पब्लिकली घोषित करता है कि भाई रोमन कैथोलिक चर्च से हम इंग्लैंड वाले अलग हो रहे हैं। और इसी प्रकार हेनरी द एट्थ के नेतृत्व में एक एंग्लिकन चर्च की शुरुआत की जाती है, और उस एंग्लिकन चर्च की शुरुआत के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया जाता है जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। याद रखिए एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या है? ये एक प्रकार का एक्ट है जिसके अंदर एंग्लिकन चर्च का जो होलसोल जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, जो उसका हेड होगा वो भाई राजा होगा, ठीक है। जबकि कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च जो बेसिकली कहाँ से था, इटली से था, रोम से था। तो वहाँ के जो पॉप होते थे उनके अंडर वही हेड होते थे इन्हीं चर्च का। मगर जबकि जो एलिजाबेथ के जो फादर थे हेनरी द एट्थ, उन्होंने अपने आप को कैथोलिक रोमन चर्च से अलग कर दिया, क्योंकि वो एन बोलेन से मैरिज करना चाहते थे। और कैथोलिक चर्च इस प्रकार बिना किसी डाइवोर्स दिए और बिना किसी मतलब ये वो धर्म के खिलाफ मानते थे सेकंड मैरिज को। तो कैथोलिक चर्च ने हेनरी द एट्थ को मना कर दिया कि भाई यू शुड नॉट गो फॉर मैरिज, ठीक है, आप कैथरीन ऑफ एरेगन से कंटिन्यू कीजिए अपनी लाइफ को। बट हेनरी द एट्थ वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और वो एक हेयर चाहता था, बच्चा चाहता था, लड़का चाहता था, क्योंकि उसको लड़कियां हो रही थी। तो इस प्रकार उसने एन बोलेन को डेट किया और शादी कर ली 1432 में। और एक साल के बाद पब्लिकली वो आगे आया और उसने एंग्लिकन चर्च की शुरुआत की, और वहाँ पर ही उसने अपनी मैरिज को वैलिड घोषित कर दिया। और इस प्रकार से एन बोलेन से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ वन। तो ये बात आप याद रखिए। अब बात करते हैं 5th पॉइंट को, कंटिन्यू करते हैं। देखिए हेनरी द एट्थ वाज नेवर एक्सेप्टेड बाय कैथोलिक चर्च, सो शी वाज एक्चुअली इलेजिटिमेट हियर अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड पीपल। और इंग्लैंड के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा रोमन कैथोलिक चर्च को मानते थे, और उनके अकॉर्डिंग जो एलिजाबेथ वन थी वो एक इलेजिटिमेट बच्ची थी, एक इलेजिटिमेट हेयर थी, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग उसकी शादी नहीं हुई थी हेनरी एट्थ और उनकी मदर एन बोलेन के, जिस वजह से इसको इलेजिटिमेट शादी घोषित तो नहीं, ये तो नहीं कहेंगे हम कि ये घोषित किया गया था, बट ये कहेंगे कि मानते थे वो, ऐसा लोग मानते थे इस तरह से, ठीक है। एन बोलेन वॉज लेटर एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रेजन एंड एलिजाबेथ हाफ सिस्टर accused Elizabeth of plotting of Protestant
rebellions and imprisoned Elizabeth into the Tower of London. देखिए ये कहा जाता है एलिजाबेथ वन की हाफ सिस्टर मतलब सौतेली बहन कौन थी, मैरी वन. मैरी वन के बारे में बताया कि कैथरीन ऑफ एरागन की बेटी मैरी वन और मैरी वन के फादर थे हेनरी द एट्थ. तो ये दोनों मैरी द जो ब्लडी मैरी और कैथरीन ऑफ एरागन ये दोनों ही रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत ज़्यादा मानते थे. जबकि एन बोलेन और इनकी बेटी और इवन हेनरी द एट्थ ये तीनों ही प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंटिज्म को मानते थे. तो होता क्या है कि कुछ समय के बाद एन बोलेन से भी मन भर जाता है हेनरी द एट्थ का, क्योंकि वो भी भाई उसके बहुत सारे मिस कैरेज होते हैं, लड़का नहीं हो रहा सॉरी, क्योंकि बच्चा तो एलिजाबेथ वन तो पैदा हो गई थी. ठीक है, हेनरी द एट्थ इज नॉट हैप्पी विद एलिजाबेथ वन क्योंकि अभी उसको लड़का चाहिए. तो इस प्रकार वो जेन सेमोर जो अगली जो एडवर्ड द सिक्स जो था उसकी माँ थी उसको डेट करना शुरू कर दिया. और डेट करने से पहले वो ये चाहता था कि मेरी जो मैरिज है वो एन बोलेन से वो मतलब किसी न किसी तरीके से उससे पीछा छुड़वाया जाए. तो कहीं ना कहीं वो उसको देशद्रोह के लिए अक्यूज किया जाता है. फिर ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद एन बोलेन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उसकी बेटी एलिजाबेथ वन को टावर ऑफ लंदन में डाल दिया जाता है. ये एक जेल होती है, वहां पर डाल दिया जाता है. वी कैन सी दैट हाउ एलिजाबेथ वन सर्वाइव्ड ड्यूरिंग टर्बुलेंस टाइम एंड दिस टाइम इंग्लैंड वाज गोइंग थ्रू टर्मोइल. तो इस प्रकार ये जो टाइम था, जो समय था, वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल का था इंग्लैंड में, क्योंकि प्रोटेस्टेंट अपने पीक पर था और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के कारण बहुत ज़्यादा खून खराबा, प्रोटेस्टेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा माहौल अच्छा नहीं था. एवरीबडी वॉज हर कोई रोमन कैथोलिक चर्च के लिए लड़ रहा है, कोई प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए लड़ रहा है. इस प्रकार से कहानी चल रही थी. और एक तरफ जहाँ पर वॉर ऑफ रोजेस भी चला तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को काफ़ी इफेक्ट डालता है. तो इस प्रकार से ये एरा था, बड़ा ही मतलब कहेंगे एक टर्बुलेंस का टाइम था. तो लीजिए आगे चलते हैं. अब देखिए पॉइंट नंबर 6. तो देखिए 6th पॉइंट की तरफ देखते हैं. कमिंग टू द थ्रोन इन 1558 आफ्टर द वायलेंट रीन ऑफ हर कैथोलिक हाफ सिस्टर मैरी वन. तो ब्लडी मैरी वन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि शी वॉज ए काइंड ऑफ ए क्रूअल क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो कि 4 या 5 साल के लिए वो क्वीन रहती है. और उसने काफ़ी ज़्यादा खून खराबा करवाया क्योंकि उसने प्रोटेस्टेंट को एग्जीक्यूट करवाया क्योंकि शी वॉज कैथोलिक क्वीन. एंड उसके बाद 1558 के अंदर मैरी वन का जो राज है, जो रीन है, वो ख़त्म होता है और क्वीन एलिजाबेथ का रीन शुरू होता है. ओके, एंड मैरी वन के लिए नॉन इनफेमसली एज ब्लडी मैरी, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है. एलिजाबेथ वर्कड टू हील हर लैंड टू द ऑफ द वायलेंट क्लैशेस बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. देखिए जैसे ही 1558 के अंदर एलिजाबेथ वन अपने गद्दी पर बैठती है और वो देखती है कि भाई यहाँ तो कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म के नाम पर आपस में काफ़ी ज़्यादा खून खराबा झगड़ा हो रहा है. एवरीवेयर इज टर्मोइल, टर्बुलेंस, हर जगह उथल पुथल है. तो इस प्रकार का माहौल देखकर वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त डिसीजन लेती है. और वो डिसीजन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. तो देखिए क्या होता है. मैरी वन, एलिजाबेथ वन जो होती है 1558 में थ्रोन पर बैठती है और बैठने के साथ ही जब वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को देखती है तो वो क्या करती है. एलिजाबेथ ऑनर्ड मैनी ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स set up by her father King Henry VIII and she also made significant concessions to the Catholics to her realm. देखिए वो अपने क्षेत्र के अंदर प्रोटेस्टेंट, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ 6th पॉइंट में क्या है. प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, शी वॉज ए प्रोटेस्टेंट क्वीन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोटेस्टेंट का साथ दे और कैथोलिक्स जो लोग थे जो मानते थे उनको एग्जीक्यूट करे, ऐसा नहीं था. एलिजाबेथ ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को बोला कि भाई तुम प्रोटेस्टेंटिज्म में बिलीव करते हो तो तुम उसको बिलीव करो, ठीक है, बट कैथोलिक्स जो कैथोलिज्म को बिलीव करते हैं उसके साथ लड़ो मत, ठीक है, आपस में लड़ो मत. जो कैथोलिक्स को मानता है वो कैथोलिज्म को माने, जो प्रोटेस्टेंट्स को मानता है, जो प्रोटेस्टेंटिज्म को माने, आपस में लड़ना बंद करें. और एलिजाबेथ वन ने भी प्रोटेस्टेंटिज्म को भी बढ़ावा दिया और इसके साथ साथ कैथोलिसिज्म जो है लोग थे उनको भी काफ़ी सारी रियायतें दी ताकि वो अपना मतलब माहौल ख़राब ना हो और वहाँ पर माहौल शांत हो जाए. तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है. 7th पॉइंट. In the legislation, Elizabeth was declared the supreme governor of the Church of England.
इस प्रकार एलिजाबेथ वन भी अपने फादर हेनरी द एट्थ की तरह ही एक प्रकार का पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाती है, जिससे क्या होता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो सुप्रीमो है, ठीक है, जो हेड ऑफ द चर्च होगा, वो भाई कोई पॉप वगैरह इस टाइप से नहीं होगा, वो होगा एलिजाबेथ वन, मतलब क्वीन ऑफ इंग्लैंड। दिस एक्ट ऑल्सो अलाउड फॉर बोथ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ चर्च ट्रेडिशन। और ये जो एक्ट है ये दोनों ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों में ही फॉलो किया जाएगा। तो इस प्रकार से कहानी आगे चलती है। तो देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं हम 8th पॉइंट की। ड्यू टू हर डिजायर टू यूनाइट हर सब्जेक्ट्स अंडर वन थ्रोन, वो बहुत ज़्यादा सोचती थी एलिजाबेथ वन की भाई जो उसकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो प्रजा है, उसको एक ही थ्रोन में मिलाकर यूनाइट किया जाए, उनके अंदर एकता पैदा की जाए। हर रेन इज मार्क्ड एज टाइम ऑफ पीस, और इनके टाइम को एलिजाबेथ वन के जो रेन है, उसका जो शासनकाल है, उसको एक ऐसा समय माना जाता है जैसे उस समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा शांति थी। ड्यूरिंग दिस पीस शी एनकरेज्ड हर सफिशिएंसी इन इंग्लैंड। इस पीस के दौरान ये देखा गया था कि भाई इंग्लैंड के अंदर एक आत्मनिर्भरता आ रही है। अब इंग्लैंड के लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कुछ राइटिंग कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, एग्रीकल्चर लैंड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ वन का जो रीन है, जो काल है, जो समय है, उसको गोल्डन पीरियड बनाने के अंदर प्रूफ होता है। तो इस प्रकार से याद रखिए वो कौन कौन से ऐसे रीजंस थे। देखिए, नंबर 1 तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एलिजाबेथ का जो समय था, एलिजाबेथ ने क्या किया था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इन दोनों को बोला कि भाई मैं अब जितने भी चर्च है इंग्लैंड में, मैं उनकी हेड हूँ, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, जिसको कैथोलिसिज्म को मानना है वो इसको माने, जो प्रोटेस्टेंटिज्म को मानना है दे कैन बिलीव इन प्रोटेस्टेंटिज्म बट डोंट फाइट, ठीक है, शांत रहो, पीस बनाए रखो। इस प्रकार से प्रजा जो थी वो आपस में शांत होती चली गई और एक पीसनेस आई। इसी प्रकार से एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। और ये देखा गया इंग्लैंड एलिजाबेथ का जो समय ड्यूरिंग द एलिजाबेथ वन, ठीक है, इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भरता, जिसको हम सेल्फ सफिशिएंसी बोलते हैं, वो आई और इसको बहुत ज़्यादा एनकरेज मिला, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। और ट्रेड, व्यापार को भी मत भूलिए कि व्यापार को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। दिस न्यू फाउंड वेल्थ यशर्ड इन इंग्लैंड्स गोल्डन एज। तो इस प्रकार से ये जो मतलब पैसा बनता जा रहा था, ये जो ग्रोथ थी, जिसके कारण इस एज को गोल्डन एज का नाम दिया गया। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। ड्यूरिंग हर रेन वी फाइंड दैट इट वाज अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएटिविटी इन विच आर्ट फ्लरिश्ड। देखिए, 3 चीजें याद रखिए इस पर्टिकुलर एरा के अंदर। जो एलिजाबेथ वन का जो समय था उसके अंदर एक तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई अब तक तो क्या था, हेनरी 8th ले लो, हेनरी 8th के बाद क्वीन मैरी 1 ले लो, या एडवर्ड 6 ले लो। एडवर्ड 6 जो था वो हेनरी द 8th का बेटा था। ये सब लोग या तो कोई प्रोटेस्टेंट था या कोई कैथोलिक था। जो कैथोलिक राजा बनता है वो प्रोटेस्टेंट को मतलब एग्जीक्यूट करता है, उनका विरोध करता है। जो प्रोटेस्टेंट बनता है वो कैथोलिसिज्म को विरोध करता है। बट क्वीन एज एलिजाबेथ आई तो उसने सोचा कि नहीं, आई एम नॉट सपोज टू डू द व्हाट एज माई फादर डिड। बट उसने एक अच्छा ये काम किया कि भी चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड सुप्रीम बन गई, और साथ के साथ बोला कि जिसको जो मानना है वो माने। इस प्रकार से वहां पर एक स्टेबिलिटी आई, स्थिरता आई, किसके अंदर, पॉलिटिकल कल्चर में, पॉलिटिक्स में, ठीक है, सोशलाइज समाज के अंदर एक स्टेबिलिटी आई। और अब लोग एलिजाबेथ बोलती थी सभी को कि भाई एक्सप्लोरेशन के लिए जाओ, ठीक है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोजबीन के लिए, कुछ नई जगह खोजो, कुछ नया लैंड की शुरुआत करो। और क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। एलिजाबेथ वन ने इस एक प्रकार का कानून पास करवाया था और अपने जितने भी नवाब थे, नोबिलिटी थी, उनको बोला कि आप भाई पैट्रॉन बनो। पैट्रॉन बनना मतलब ये होता है कि आप जितने भी कलाकार हैं, जो पेंटर हो गया या स्कल्पचर बनाने वाला हो गया या फिर राइटर होंगे, इन सबको आप इनके पैट्रॉन बनो, इनको आप पैसा दो ताकि समाज के अंदर एक ग्रोथ आए। इस प्रकार से कहानी आगे चलती है। देखिए 10th पॉइंट, द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन विटनेस्ड ए वाइड स्प्रेड इंक्रीज इन कल्चर नॉन एंड एलिजाबेथ्स गोल्डन एज। तो इसके अंदर वाइड स्प्रेड इंक्रीज हुआ कल्चर के अंदर,
ठीक है, वो कौन कौन से इंक्रीज थे देखिए। एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखिए कि इसके अंदर देखिए एक बात आपको याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 10th पॉइंट की तरफ, कि रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, इसके जो शासनकाल था इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई जिनसे इस पर्टिकुलर एरा को हम गोल्डन एज का नाम देते हैं। नंबर 1, इसने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। अब एग्रीकल्चर को देखिए कैसे, पॉइंट नंबर 1 10th पॉइंट में देखिए, एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर टर्निंग इंग्लैंड इनटू ए मैसिव सप्लायर ऑफ वूल। तो इस प्रकार जब एग्रीकल्चर के अंदर अचीवमेंट हुई, एडवांसमेंट आई, अब लोगों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े लेवल पर होता था, वो बहुत बड़े मैसिव लेवल पर होता था, और इस प्रकार इंग्लैंड बहुत बड़ा सप्लायर बन गया वूल का। एक तो ये बात याद रखिए, ठीक है। नंबर 2, सिग्निफिकेंट एक्सपेंशंस इन साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशंस आया, क्योंकि अगर आपको याद हो, देखिए जब 1348 के अंदर जब ब्लैक डेथ आई चौसरियन एरा के अंदर, और उसके बाद पीसेंट रिवोल्ट आया 1381 के अंदर, तो इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद फिर 100 ईयर्स ऑफ वॉर शुरू हो गया, वॉर ऑफ रोजेस शुरू हो गया, केड रिबेलियन हो गया, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आ गया। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रांतियां थी, ठीक है, मार्टिन लूथर का जो जर्मन में जो जिस प्रकार का प्रोटेस्टेंट था, वो सब, इन सब के कारण लोगों को एक बात तो समझ में आ गई थी कि भाई आंख बंद करके आप ना चर्च के ऊपर या भगवान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ और भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। इंसान के हाथ में भी कुछ हद तक कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान ही करता है, कुछ लोगों को भी करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या था, तो ये समझने के बाद एक साइंटिफिक नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा फैलाव आया, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन आया। ओवरसीज एक्सप्लोरेशन, एलिजाबेथ वन ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया एक्सप्लोरेशंस को। लोग अब समुद्री यात्रा के लिए निकलते थे। अगर आप देखते हैं कि भाई 1498 के अंदर, 1492 के अंदर, सॉरी 92 और 93 के दौरान अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की खोज की गई, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और 1498 और 97 के दौरान शायद भारत का खोज किया गया वास्को डी गामा के द्वारा। तो इस प्रकार का जो ये मतलब ओवरसीज जो एक्सप्लोरेशन है ये बहुत बढ़ावा मिला, ठीक है। कुछ लोग जैसे फ्रांसिस बैकन, डेरेक और रेले, ये जो लोग थे जो कि एक्सप्लोरेशन पे जाते थे और नई नई जो कंट्रीज थी उनको अपनी कॉलोनाइजेशन बनाते थे, और बहुत सारा धन पैसा इंग्लैंड के अंदर समुद्र के रास्ते लेकर आते, जिस प्रकार इंग्लैंड बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी की तरफ चला। तो आपको ना कुछ चीजें याद रखी है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को याद रखिए। नंबर 1, किलिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। देखिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है यहां पर, किंग फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन, स्पेन के रहने वाले किंग फिलिप, इसने एलिजाबेथ को रिक्वेस्ट किया, एलिजाबेथ को कहा कि मुझसे शादी कर लो, टू मैरी हिम। किंग फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन रिक्वेस्टेड एलिजाबेथ टू मैरी हिम, बट एलिजाबेथ रियलाइज्ड दैट, एलिजाबेथ को ये महसूस होने लगा कि भाई ये जो शादी है ना, ये शादी अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो किंग, स्पेनिश का जो किंग है जिसका नाम है किंग फिलिप सेकंड, वो भाई इंग्लैंड के ऊपर अपना एक प्रकार का डोमिनेशन, एक प्रकार का दबदबा बना देगा, जिससे कि मेरी जो प्रजा है वो शायद, मेरा जो इंडिपेंडेंसी है हमारे इंग्लैंड की, वो शायद खतरे में पड़ सकती है। इट विल बी डेंजरस टू इंडिपेंडेंट ऑफ इंग्लैंड सॉवरेनिटी, तो इंग्लैंड का जो अधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। तो अल्टीमेटली मतलब अंत में शी डिनाइड, एंड दिस मेड फिलिप फ्यूरियस एंड ही अटैक्ड इंग्लैंड इन 1558 विच इज कॉल्ड बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मडा। 100 शिप जो थी इस आर्मडा में थी। देखिए याद रखिए, बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मडा, मैं रिपीट करता हूं, बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मडा। तो अब अटैक कब हुआ था इंग्लैंड के ऊपर, वो याद रखिए भाई, इंग्लैंड के ऊपर अटैक, बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मडा का इंग्लैंड पे ऊपर जो अटैक था वो 1558 के दौरान ही हुआ था। और वो किस कारण से हुआ था, एक कारण तो ये था कि उन्होंने मैरिज के लिए मना कर दिया था।
तो ऐसा तो है नहीं कि एक कारण से ही मतलब अटैक हो गया, इसमें एक और कारण भी था जो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो देखिए, देयर इज ए ब्यूटीफुल कोट बाय एलिजाबेथ माई लविंग पीपल, इस प्रकार से वो एक कोटेशन बोलती है अपने लोगों को। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मडा, ये क्या है, ये एक 100 शिप का एक बेड़ा था, मतलब जिसमें एक प्रकार का अटैक था, जैसे समुद्र के रास्ते 100 जहाज़ों को लेकर स्पेनिश आर्मी आती है और इंग्लैंड के ऊपर हमला करने के लिए आती है। इस प्रकार जब जो जहाज का जो इंग्लैंड का जो रानी थी, वो अपने सिपाहियों को, अपने सेनापतियों को, अपने जो लोगों को उनको हिम्मत देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, वो शिप के ऊपर आती है। शिप के ऊपर आने के बाद अपने लोगों को इकट्ठा करती है, अपने सैनिकों को इकट्ठा करती है, और एक प्रकार से जैसे कोई नेता बोलता है उस प्रकार से वो बोलना शुरू करती है। दो द सेक्स टू विच आई बिलोंग इज कंसिडर्ड वीक, यू विल नेवर द लेस फाइंड मी ए रॉक। देखिए, कहती है कि हालांकि मैं, अगर मेरे जेंडर की अगर आप बात करते हो तो मैं एक शायद शारीरिक रूप से शायद मैं वीक लगती हूँ, ठीक है, मगर फिर भी आप मुझे पत्थर की तरह मतलब कंसिडर कर सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। और बैंड्स टू नो विंड, और किसी भी मतलब तूफान के आगे ना रुकने वाली लेडी की तरह आप मुझे मान सकते हो। कि पत्थर को आपने देखा होगा कि कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, पत्थर नहीं हिलते कभी भी। तो इस प्रकार से वो बोलती है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों की मैं मदर, जो हमारी मदर है मदर इंग्लैंड है, उसके लिए हम सब लड़ेंगे, और मैं भी आपकी सिस्टर बनकर मैं आप लोगों के साथ लड़ूंगी। और किसी पर मतलब इस प्रकार से उनकी ना, मतलब इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं उनके सिपाहियों में कि वो झूम उठते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, रॉक दैट बैंड्स टू नो विंड। तो इस कोटेशन को याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे कोटेशन जो फेमस चीज़ें होती है, फेमस कोट होती है, वो पूछ लेते हैं एग्जाम में, नेट के एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो होता क्या है, आगे बोलती है आई नो आई हैव द बॉडी ऑफ वीक। इसका मतलब कि मुझे पता है कि मेरा जो शरीर है वो वीक, मतलब कमज़ोर बॉडी का है, फीबल वुमन हूँ, बट आई हैव द हार्ट एंड द स्टमक ऑफ ए किंग। मगर मेरा जो दिल है, ठीक है, और मेरा जो जिगर है ना, वो राजा का है, ठीक है, और एक इंग्लैंड का जो किंग का होना चाहिए वैसा है। आई माई सेल्फ विल टेक अप आर्म्स, मैं खुद अपने हाथ में तलवारें और जो मतलब जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, वो मैं अपने हाथ में उठाऊंगी। आई माई सेल्फ विल बी योर जनरल, और मैं ही आप लोगों की जनरल बन के आप लोगों के साथ लड़ूंगी, जज करूंगी, और रिवार्डेड ऑफ एवरी वन ऑफ योर विर्च्यू इन द फील्ड। और तुम्हारे जो विर्च्यू हैं, तुम्हारी जो मतलब जब तुम फील्ड में लड़ोगे, तुम्हारे जो गुण होंगे, जो तुम्हारे स्किल्स होंगे, उनको मैं रिवार्डर भी बनूंगी। इस टाइप से वो मतलब एक प्रकार का लेक्चर देती है, भाषण देती है। और लेट मी टेल यू, वो अपनी आर्मी को इतना जोश में, इतना उत्साहित कर देती है कि वो सब 100 स्पेनिश आर्मडा के सामने, ठीक है, पहले तो देखा जाए ये तय था कि स्पेनिश आर्मी के सामने इंग्लैंड की आर्मी टिकने नहीं वाली, मगर ठीक है, दो ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है। वो पहली बात तो ये कि भाई एलिजाबेथ वन ने एक नेता की तरह अपनी आर्मी को इस प्रकार उनका उत्साह इतना बढ़ा दिया कि वो जोश में भर गए। पहले वो सोचते थे कि भाई हमारा राजा जो है वो एक रानी है, मतलब क्वीन है, तो वो क्या हमारे लिए करेगी, इस टाइप से, मगर ऐसा उल्टा हुआ। उसने आके पूरा मामला मतलब पलट दिया और सब के सब जोश में आ गए। फिर क्या हुआ, एक दूसरी घटना भी हुई, ठीक है, और ये दो घटनाएं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये दोनों घटनाएं ऐसी जबरदस्त थी कि भी स्पेनिश आर्मी जो थी ना, उसके चिथड़े उड़ा दिए, ठीक है, उनके दांत खट्टे कर दिए, इस प्रकार से। तो देखिए, आगे चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ, दिसंबर 2030 के अंदर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, द एलिजाबेथन सेटलमेंट स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ वन। मतलब एलिजाबेथन जो सेटलमेंट स्टैब्लिश होने के बाद वो किस मतलब जब हुआ था स्टैब्लिशमेंट, मतलब कि एलिजाबेथ का जो समय था, एलिजाबेथन जो एज थी, उसके अंदर एलिजाबेथ के टाइम में किस प्रकार का सेटलमेंट हुए कि जिसके कारण वहाँ पर शांति आई, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, अनश्योर्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो एलिजाबेथ ने क्या बोला था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड, चाहे कैथोलिक हो, चाहे रोमन हो, चाहे रोमन हो, चाहे प्रोटेस्टेंट चर्च हो, इन सब की सुप्रीमो मैं ही हूँ, ठीक है। दूसरा था अलाउ द एक्सट्रीमर,
प्रोटेस्टेंट्स टू बी पार्ट ऑफ द एंग्लिकन चर्च। अब क्या होता है, जो बहुत कम प्रोटेस्टेंट बच चुके थे उनको बचाने के लिए अब वो क्या करती है, एंग्लिकन चर्च का पार्ट बोलती है कि एंग्लिकन चर्च का पार्ट बन जाओ तुम भी, और तुम भी इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से ये दो काम जो होते हैं याद रखिए, अलाउड द एक्सट्रीमर्स प्रोटेस्टेंट्स टू बी पार्ट ऑफ एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च का पार्ट बनना मंजूर करती है। दूसरा, और कैथोलिक जो लोग होते हैं उनको भी वो थोड़ा मतलब कुछ कंसेशन देती है ताकि वो भी इंग्लैंड में शांति के साथ रह जाएं। और एक वो इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड जो होता है उसकी सुप्रीम अपने आप को घोषित करती है। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ये याद रखिए। अब मैं आपको बता रहा था कि जो स्पेनिश बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मडा है ये वैसे तो हारने वाली नहीं थी, ठीक है, क्योंकि 100 के आसपास शिप्स आई थी समुद्र के रास्ते अटैक करने। मगर ऐसा क्या हुआ, नंबर 1, एलिजाबेथ ने एक तो अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को, अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर्स को इतना मोटिवेट किया कि वो जोश से भर गए। दूसरा, ठीक है, दूसरा आप पॉइंट यहाँ पर याद रखिए कि एक मिनट, देखिए दूसरा कारण ये था कि जब वो स्पेनिश आर्मी जब समुद्र के रास्ते आ रही थी तो वहां पर इतना जबरदस्त साइक्लोन टाइप का एक तूफान आया जिसको अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, जिसके कारण से स्पेनिश आर्मी जो थी ना वो ख़त्म हो गई। और ये कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए समुद्र के रास्ते जो हुआ था। तो जिस प्रकार से स्पेनिश आर्मी, जो शुरुआत में ये कहा जाता था कि ये तो हारने वाले नहीं है, बट वो इंग्लिश आर्मी से हार गए। और उसके बाद इंग्लिश जो लैंड है उसके अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई कि भाई इंग्लिश आर्मी ने स्पेनिश आर्मी को हरा दिया। और ये भी कहा जाता था कि स्पेनिश आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, उसको हराना बहुत नामुमकिन था। मगर जब ऐसा हुआ, ठीक है, जब वो हार गए, तो उसके बाद ये मानिए कि आप इंग्लैंड इंडिपेंडेंट और एक शानदार एक स्ट्रॉन्ग नेशन के ऊपर रूप में उभरा। और एक बात आपको मैं और बताता हूँ कि जब एलिजाबेथ वन अपने सैनिकों को ये बोल रही होती है, कॉन्फिडेंस दिलवा रही होती है कि हम ही जीतेंगे, तो थोड़े समय के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि, क्योंकि देखो जो फील्ड में होते हैं, जो आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं, उनको पता होता है कि कौन जीतेगा, किसकी आर्मी ज़्यादा है। मगर फिर भी एलिजाबेथ अपने मुंह से इस प्रकार की बातें करती है कि तो हम ही जीतेंगे, ठीक है, लाइक द सक्सेस विल बी आवर्स, इस टाइप से बोलती है। और उसी समय के दौरान अल नीनो इफेक्ट आता है, साइक्लोन टाइप में आता है समुद्र के अंदर, जिससे कि सब कुछ तबाह हो जाता है, हवा में, पानी में बह जाता है। इस प्रकार लोगों के मन में एक भावना आती है कि भाई ये जो लेडी जो एलिजाबेथ वन, ये तो एक देवी का रूप है, इनके मुंह से तो जो निकला वो सच हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इनको डिवाइन लेडी के रूप में माना गया। तो लीजिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक बात और आपको समझनी है, एलिजाबेथन जो एज है इसको हम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। दिस एज इज कॉल्ड एन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बिकॉज ऑल द यूरोपियन कंट्रीज दे बिलीव्ड बिफोर दिस एज दैट वी ओनली एग्जिस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। देखिए यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी थी इस एरा से, इस एज से पहले वो सब लोग ये सोचते थे कि भाई हम ही दुनिया के अंदर, पूरी अर्थ के अंदर हम ही लोग हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा जो यूरोप है, जैसे कि ग्रीस हो गया, रोम हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, यही सारे देश हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट जब ये पीरियड सामने आता है, एज ऑफ एलिजाबेथन आया, उस पीरियड के दौरान क्या उसने काफ़ी सारे एक्सप्लोरेशन जो होते हैं, ठीक है, खोजों को, वेंचर्स को मतलब बढ़ावा दिया, ठीक है। और अब एक बात आपने याद रखनी है कि जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन वर्ल्ड है, उसको हम ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हम ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका और इंडिया को हम न्यू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, ओल्ड वर्ल्ड मीन्स कंट्रीज ऑफ यूरोप, और न्यू वर्ल्ड मतलब अमेरिका, एशिया, ठीक है, विच वर नॉट डिस्कवर्ड बट यूरोप वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। हालांकि देखा जाए अमेरिका और एशिया जो है वो डिस्कवर नहीं किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनका मतलब उनकी खोज से पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था, बट यूरोपियन कंट्रीज को ये पता मालूम नहीं था। अब देखिए सेकंड क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड यूरोप टू न्यू वर्ल्ड।
तो अब क्या करते थे लोग, ओल्ड वर्ल्ड यूरोप से न्यू वर्ल्ड की तरफ जाना सोचते थे, और 2 कंट्रीज जिसके अंदर स्पेन और पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज, ये 2 ऐसी कंट्रीज थी जिसने एक्सपेडिशन, ठीक है, एक प्रकार की समुद्री यात्राएं शुरू करवाई और उनके द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया, एंड सेंड टू देयर कंट्री इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और इस प्रकार वहाँ से बहुत सारे एक्सपेडिशंस, बहुत सारे ऐसे वोयेजर थे, समुद्री यात्रा करने वाले एक्सप्लोरर थे, जिनको न्यू वर्ल्ड की तरफ भेजा गया, और इस प्रकार से नए नए देशों की खोज होती गई। वन ऑफ द फेमस पर्सन इज हेनरी ऑफ पोर्तुगल। सबसे फेमस जो बंदा है वो है हेनरी ऑफ पोर्तुगल, बिगेन द फर्स्ट स्कूल ऑफ ओशियानिक नेविगेशन। तो ये याद रखिए, ओशियानिक नेविगेशन एक प्रकार का ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक ऐसा, इस प्रकार का एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर नेविगेशन, ओशियन नेविगेशन के मतलब ओशियन नेविगेशन जैसे रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। ही डिड नॉट ज्वाइन एनी एक्सपेडिशन। हालांकि हेनरी ऑफ पोर्तुगल जो था ना, उसने किसी प्रकार का एक्सपेडिशन, किसी प्रकार का ये जो एक्सप्लोरेशन होता है, जो ज्वाइन नहीं किया अपनी लाइफ में, मगर इसने बहुत सारे ऐसे मैप बनाने में हेल्प की कि जिससे कि क्या होता है कि जो एक्सपेडिशन पर जाते हैं, जो वोयेजर, जो नेविगेशन जो जाते हैं समुद्री यात्रा पर, उनके नेविगेट करने में बड़ी हेल्प होती थी, ठीक है। और इस प्रकार से इनकी जो किताबें थी, बुक्स थी, इनका जो मैप था वो बहुत सारे एक्सप्लोरर ने यूज़ किया और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उठाया था। अब आगे चलते हैं 13 की तरफ, 13 पॉइंट की तरफ देखिए। रीजन दे वेंट टू द अदर कंट्रीज बिकॉज दे वेंट इन सर्च ऑफ गोल्ड। अब देखिए, ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड की तरफ वो लोग क्यों गए, उसका रीज़न ये था कि वो लोग सोने की खोज में गए, और सोना जब आएगा तो उससे क्या होगा कि देश में विकास होगा, इंग्लैंड बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से लोग और भी बहुत सारे चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर अपने मतलब इंग्लैंड के अंदर। तो इस प्रकार से चीज़ें बनती चली गई। ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड यूरोपियन कंट्रीज केम टू नो दैट न्यू वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गोल्ड एंड दे बिकम इंटरेस्टेड इन गोल्ड। ओल्ड वर्ल्ड को जब पता लगा रेनेसा के टाइम पे कि जो न्यू वर्ल्ड है वो भाई सोने से भरा हुआ है, और इस प्रकार वो सोने की खोज के अंदर न्यू वर्ल्ड की तरफ जाते थे और वहाँ से सोना भर भर कर लेकर आते थे। देयर आर मैनी स्पेनिश एक्सप्लोरर हु वेंट टू अमेरिका। बहुत सारे स्पेनिश एक्सप्लोरर हैं, और जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस एक्सप्लोरर था जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। वो स्पेनिश से था जिसने अमेरिका की खोज की, और मैक्सिको एंड फाइंड दीज लेजेंडरी सिटीज़ आर फुल ऑफ गोल्ड। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका, मैक्सिको को देखा, खोजा, और देखा कि इन कंट्रीज़ में बहुत सारा सोना है। दे फाउंड गोल्ड एंड क्विकली एक्सपोर्टेड टू यूरोप। उन्होंने गोल्ड पाया, गोल्ड मिला उनको न्यू वर्ल्ड के अंदर, और उनको यूरोप में एक्सपोर्ट करते चले गए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 7 मिलियन आउंसेज वर टेकन फ्रॉम अमेरिका। मतलब 7 मिलियन आउंसेज जो थे ना वो अमेरिका से लिया गए हैं। 1582 से लेकर 1596 का ये डाटा है। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू कीप इन आवर माइंड, जस्ट रीड इट। अब देखिए 15 पॉइंट को देखिए, एक मिनट देखिए। अभी लुक एट द पॉइंट नंबर 15। यूरोपियन रिटर्न विद न्यू क्रॉप्स लाइक मेज, पोटैटो, टमाटो टू यूरोपियन कंट्रीज। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ को पता लगा कि न्यू वर्ल्ड जैसे कि अमेरिका, मैक्सिको या फिर एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, उनके अंदर बहुत सारा सोना है, तो दे पीपल बिकम वेरी एम्बिशियस एंड दे स्टार्टेड वेयोज एंड एक्सप्लोरेशंस। तो जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो देखा कि भाई ये सोने से भरी हुई हैं, और वो वहाँ पर जाते और एक्सपोर्ट करके यूरोप में ले आते हैं। और ये कहा जाता है, एक अनुमान है कि 7 मिलियंस, ठीक है, आउंसेस के लगभग जो अमेरिका है वहाँ से लाया गया बिटवीन 1582 से लेकर 1596 के दौरान। और यूरोपियन कंट्रीज अपने साथ अलग अलग प्रकार की नई नई क्रॉप्स भी लेकर आते थे। जैसे सपोज कीजिए, जब यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन या फिर एशियन कंट्रीज से लौट कर आए तो अपने साथ कॉर्न, ठीक है, मकई की जो बीज होते हैं वो लेकर गए, पोटैटो की बीज लेके गए, टमाटो टू यूरोपियन कंट्रीज। दे इंट्रोड्यूस्ड इन एक्सचेंज टू द न्यू वर्ल्ड अमेरिका, इंडिया, एशियन कंट्री लाइक हॉर्सेज, पिग्स। उन्होंने अलग अलग प्रकार की नस्लें, घोड़े की नस्लें उनको दी, पिग्स की नस्लें दी, और डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक और अलग अलग प्रकार का पशु, जो डोमेस्टिकेटेड पशु होते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड पशु मतलब जो पालतू पशु होते हैं, वो प्रदान किए। इन
This exchange of goods between old and new world is known as Columbian exchange. देखिए याद रखिए कोलंबियन एक्सचेंज किसे बोलते हैं, कोलंबियन एक्सचेंज किसे बोलते हैं, जब ओल्ड वर्ल्ड ने न्यू वर्ल्ड को कुछ चीजें इंपोर्ट की, उनको कुछ दिया और वहां से कुछ लेकर आए, तो इसी प्रकार का जो एक्सचेंज, ठीक है, आपस में जो एक्सचेंज हुआ उसी को कोलंबियन एक्सचेंज बोलते हैं. ऑल्सो नॉन एज द कोलंबियन इंटरचेंज, नेम्ड द क्रिस्टोफर कोलंबस और ग्रांट एक्सचेंज भी बोलते हैं. तो ये चीजें आप याद रखते हैं. तो गाइज एक बात याद रखनी है, इसी के साथ मैं अपनी ऑडियो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो फिनिश करता हूँ. एंड आई प्रॉमिस यू आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन. टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.